हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जीपीएससी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। ये है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो एसपीटी एक्ट का इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें एसपीटी एक्ट का पार्ट 1 दर्शाया गया है। उसमें हमने 9 अध्याय 72 धाराएं में से हमने जो है वो 18 धाराओं को जो है उसमें मैं पढ़ा दिया हूँ। अब इस वीडियो में जो है वो धारा 19 से स्टार्ट करूँगा। और इस वीडियो अगर अच्छा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी जो है वो लिखते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि मिटाना पड़ेगा। तो देखिए, धारा 19 की बात करें अगर यदि हम लोग, तो धारा 19 की बात करें, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 19 में जो है वो जोत का विभाजन और लगान का वितरण। देखिए, इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। धारा 4 में जो है वो जोत का डिफिनेशन दिया गया है। जोत का मतलब क्या था? जोत का मतलब है ऐसे भूखंड, मान लीजिए ये भूमि है और ये भूमि का एक भूखंड है, ठीक है। ये भूमि या भूखंड है जो एक किसका है? रैयत का है, ठीक है। और रैयत जो है वो इस पर जो है खेती करता है। तो ये जो भूमि है इसी को रैयत का जोत कहा जाएगा। तो जोत का मतलब आप सभी समझ गए होंगे। इसका डेफिनेशन, ऐसी भूमि या भूखंड जो रैयत का हो वो जोत कहलाएगा, रैयती जोत, ठीक है। और इसका विभाजन की बात करें तो कई बार जो है वो ग्राम प्रधान या रैयत जो है अपने में इसका वितरण कर लेते हैं और जमींदार इसके लगान का जो है वो बंटवारा कर देता है। कि अगर यदि मान लिया जाए ये पूरा जो है वो 2 एकड़ है, 2 एकड़ भूमि है, ठीक है। इसका अगर यदि बंटवारा किया गया, 2 भाग किया गया तो 1 एकड़, ठीक है। इसका पूरा का मान लिया जाए 3000 रुपया सालाना जो है वो लगान देना होता है, ठीक है। तो उसमें से जब 2 रैयत हो गए, एक रैयत 3000 देता था, 2 रैयत हो गए तो 1 एकड़ ये हो गया, 1 एकड़। तो ये जो है इसका बंटवारा जो है वो इस धारा में जो है वो बताया गया है। और एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी भूमि, ठीक है, एक ऐसी भूमि जिसका जो है वो 3 रुपया से कम, ठीक है, लगान अगर
दे है मतलब दिया जा रहा है, तो उस भूमि का विभाजन यानी उप विभाजन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब धारा 20 की बात करें, धारा 20 की बात करें तो इसमें जो है वो है रैयत का अधिकार का हस्तांतरण, अधिकार का हस्तांतरण। ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि कोई रैयत है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली एसपीटी एक्ट जो है वो संथाल परगना में कार्यरत है। ठीक है। तो मतलब वहाँ लागू हुआ है, वहाँ पारित है। इसका जो पालन किया जाता है वो संथाल परगना में किया जाता है। तो रैयत जो है वहाँ का वो अधिकार अपने मतलब भूमि जो है रैयती जोत जो है उस अधिकार मतलब दूसरे को कैसे बेच सकते हैं और किसे हम बेच सकते हैं और क्या कंडीशन है कि हम उसे बेच सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है वो धारा 20 में दिया गया है। इसमें जो है इसमें दो उपधारा है, दो उपधारा है, उपधारा 1, उपधारा 2। ठीक है। तो इसमें अगर यदि कोई रैयत अपना जमीन भूमि का हस्तांतरण करना चाहता है तो सबसे पहले है कि उसका नाम जो है वो खेवट और खतियान में होना जरूरी है। ठीक है। जब तक कि उसका नाम या उसका पूर्वज का नाम खेवट और खतियान में नहीं है तब तक वो अपना रैयती जमीन मतलब अपना भूमि को जो है वो हस्तांतरण नहीं कर सकता है। ठीक है। हस्तांतरण का मतलब सिर्फ बिक्री करना नहीं है बल्कि दान देना, वसीयत तैयार करना और जितने भी तरह से हस्तांतरण किए जाते हैं सभी को हस्तांतरण के अंदर रखा गया है। उपधारा 1 में कहता है कि संथाल परगना के अंदर जो है जितने भी आदिवासी, खास तौर पर जो ये एक्ट अगर बनाया गया है तो ST SC यानी कि आदिवासी जो कि जनजातियों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो जनजातियों की भूमि की रक्षा मतलब के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो ये उपधारा 1 में जो है जो संथाल परगना के आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जो हैं वो अपनी भूमि का जो है वो हस्तांतरण किसी गैर आदिवासी को नहीं कर सकते हैं। अगर यदि वो हस्तांतरण करते हैं, हस्तांतरण का मतलब अगर दान या सिर्फ दान कर सकते हैं और वो भी अपने पुत्री या बहन को। ठीक है। अपनी विधवा माँ को भी और पुत्री, बहन, विधवा माँ और अपनी पत्नी, अगर यदि कोई अपनी पत्नी को भी जो है वो दान स्वरूप दे सकते हैं। ठीक है। ये जो देंगे वो जोत का आधा हिस्सा, कम से कम आधा हिस्सा जो है वो दे सकते हैं दान में। ठीक है। और जो धारा 2 है, इस धारा 2 में जो है उपधारा 2 में जो है वो कहा गया है कि कोई आदिवासी जो है संथाल परगना का, वो किसी आदिवासी को ही भूमि हस्तांतरित कर सकता है, भूमि हस्तांतरित कर सकता है सिर्फ और सिर्फ
आदिवासी को, ठीक है, एक आदिवासी जो है वो दूसरे आदिवासी को ही भूमि हस्तांतरित कर सकता है, और वो भी जो आदिवासी होगा वो उसे खेती करने के लिए रैयती जोत को हस्तांतरित, मतलब जो हस्तांतरित जो है वो उसका उपयोग करेगा, तभी उसका हस्तांतरण हो पाएगा। ये चीज है धारा 20 में, ठीक है। देखिए ये जो है वो बहुत ही वीवीआई है, अभी जो मैं बता रहा हूँ 3-4 वो बहुत ही वीवीआई है। अब धारा 21 की बात करें तो इसमें है गैर आदिवासी रैयत का अधिकार का, रैयत के रैयत के भूमि अधिकार, भूमि यहाँ लगा लीजिएगा, भूमि अधिकार का हस्तांतरण। मान लिया जाए कि अगर यदि कोई गैर आदिवासी उसे लेना चाहे तो किस तरह से ले सकता है, तो इसके लिए जो है वो सरकार जो है ये झारखंड में कार्यरत है, तो झारखंड सरकार जो है वो अधिसूचना जारी करेगी, अधिसूचना जारी करेगी कि संथाल परगना के कुछ क्षेत्र को जो है वो किसी को देंगे, तो वो किन्हें दे सकते हैं, बात ये है ना। तो किन्हें दे सकते हैं, उनमें जो पहला जो है वो है कोई संथाल परगना के रैयत को, पहला कंडीशन है कि वो संथाल परगना का रैयत हो। दूसरा जो है वो बंधक रखने वाले बैंक, बंधक रखने वाले बैंक को, कहने का मतलब ये है कि कोई बैंक जो है भूमि को बंधक रख के और कुछ पैसा देता है, यानी बंधक का मतलब समझ गए होंगे कि किसी चीज को बंधक रख के उसके उपयोग कर और तीसरा उपयोग करना और उसके लिए कुछ पैसा देना, ठीक है। और तीसरा जो है वो एक सोसाइटी को दे सकता है, सोसाइटी, और वो सोसाइटी जो है वो बिहार और उड़ीसा, बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत अगर कोई सोसाइटी है तो उसे हस्तांतरित कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यही है धारा 21 में। अब धारा 22 की बात करें, अगर धारा 22 में जो है वो क्या कहा गया है, धारा 22 के अंतर्गत जो है न्यास पर भूमि को दिया जाना, देखो क्या है कि रैयत द्वारा न्यास पर भूमि का दिया जाना, ये भी वीवीआई है। रैयत न्यास पर दिया जाना पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो न्यास का मतलब क्या बुझे, ये न्यास को जो है अभी जो है बटैया कहा सकते हैं, बटैया। और ये जो गैर आदिवासी भूमि हस्तांतरण, अगर जो अधिकार का हस्तांतरण होगा वो 6 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। ये वर्ष भी याद रखिएगा, कभी कभी वर्ष भी पूछ लिया जाता है। रैयत द्वारा न्यास पर भूमि को दिया जाना और किस कंडीशन से दिया जाता है ये क्वेश्चन बनता है। तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि
कोई रैयत जो है, मान लिया जाए ये रैयत का भूमि है, ये बगल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसे ये भूमि जो है वो मतलब खेती करने के लिए बटैया के आधार पर देंगे। वो कब देंगे? जब, देखिए कंडीशन याद रखना बहुत ही जरूरी है इसमें। कंडीशन जब याद होगा तभी इस क्वेश्चन को जो है वो पूर्ण रूप से डील कर पाएंगे वहां एग्जाम में। गांव में अस्थाई रहना, कहने का मतलब है अगर यदि वो लगातार गांव में नहीं रहता है, उसका भूमि गांव में है और वो लगातार गांव में नहीं रहता है, तो इस स्थिति में वो अपने भूमि को जो है वो न्यास पर दे सकता है। और दूसरा कंडीशन जो है वो है बीमारी या शारीरिक क्षमता की कमी। जब असमर्थ हो जाएगा, ठीक है, तब भी वो जो है अपनी भूमि को जो है वो दे सकता है न्यास पर। तीसरा कंडीशन है कि हल बैल नहीं है किसी के पास, कमी। आप सभी लिखते जाइएगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबे बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, पूरी अच्छा से देखिए जिससे आपका जेपीएससी में पूरा सिलेबस कवर हो सके और आसानी से क्वेश्चन को बना सके। एक्चुअली क्या है कि अब डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना प्रारंभ कर चुका है, तो डिफिकल्ट है तो हर एक लाइन को समझना जरूरी है, ठीक है। जब पूरा लाइन को समझेंगे तभी जो है वो क्वेश्चन डील कर पाएंगे। चौथा में जो है, चौथा कंडीशन है कि नाबालिग कंडीशन। नाबालिग, अगर यदि कोई व्यक्ति जो है वो नाबालिग अवस्था में है और या फिर विधवा, ये कंडीशन जो है विधवा है, तब भी वो अपनी भूमि को न्यास पर दे सकता है, ठीक है। इसे आप सभी लिखते जाएं साथ में। अब अगला बात करेंगे एकदम बहुत वीवीआई है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। धारा 23, धारा 23 मतलब रैयती भूमि का बदलायन, कई बार बदलायन के जगह पर विनिमय लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर यदि कोई रैयत जो है अपनी भूमि को विनिमय करना चाहता है या बदलना चाहता है, कई बार आप लोग देखे होंगे गांव में कि ये जमीन है, ये जमीन है, ये अलग व्यक्ति का है, ये अलग व्यक्ति का है, यहाँ पर इसका जमीन है, यहाँ पर इसका जमीन है, तो क्या करेंगे कि बदल या एक दूसरे में जो है वो विनिमय कर लेंगे, यानी कि बदल लेंगे कि आप ये भूमि यहीं रख लो, आप ये भूमि यहीं रख लो। ऐसा कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कंडीशन तभी पालन होगा, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 23 के अंदर। तो धारा 23 के अंदर जो है ये बदलाव सफल होता है, ठीक है, कानूनन रूप से सफल होता है बदलाव। अगर यदि ये बदलाव नहीं हो पा रहा है किसी तरह से, आपको बदलाव करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले उपायुक्त को आवेदन देना होगा,
उपायुक्त को आवेदन देना होगा कि महाशय हमें जो है भूमि को बदलान करना है। तब जो उपायुक्त अपने सोच समझ और उसको अच्छा तरह से परख करके वे कुछ कंडीशन को देखते हुए जो है वो इसकी अनुमति दे देंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि एक ये भूमि है, इसका कीमत 2 लाख रुपए कट्ठा है, 2 लाख रुपए कट्ठा, ठीक है। इसका कीमत 1 लाख रुपए कट्ठा है और एक मतलब एक कट्ठा है, तो इस कंडीशन में जो है वो बदलान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से। और दूसरी बात है कि अगर यदि बदलान कर रहा है कोई व्यक्ति अपना भूमि को, तो क्या गांव को भी देखा जाता है कि क्या वो बगल का है या फिर किसी दूसरे गांव का है, नजदीकी गांव का है। अगर ऐसा कंडीशन है तो भी बदलान हो सकता है, ठीक है। और भी 2-3 कंडीशन है, वो सब कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद जो है ये उपायुक्त जो है वो इसकी अनुमति देंगे बदलान की, ठीक है। अब बात करें धारा 24 की, आप सभी लिखते जाइएगा। अरे मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। समझ गए ना। तो ये सब अलग बात है। चलिए अब बात करते हैं धारा 24, यानी कि धारा 24 की बात करें अगर यदि हम लोग, तो निबंधन करना, ठीक है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन होता है। कुछ भूमि हस्तांतरण का भूमि हस्तांतरण का कतिपय भूमि हस्तांतरण का कतिपय देखिए क्या है, इसको अच्छा से लिख सकते हैं। रैयती जोत का कतिपय हस्तांतरण का निबंधन ये जो है वो लिखा गया है। ये कुछ ज्यादा भी ब्याज नहीं है, लेकिन है तो देख लेना जरूरी है एक बार। और अगला अब हम लोग बात करेंगे अध्याय 4 की, ठीक है। अध्याय 4 से को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर यदि ये वीडियो थोड़ी लंबी बने तो भी आप आराम से देखें, किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा जो है वो उत्सुकता जगे कि हाँ अच्छी वीडियो बन रहे हैं और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 4। इसमें जो है उसमें कहा गया है अध्याय 4 में कि बंजर भूमि और खाली जोत का बंदोबस्ती। देखिए इसमें 2-3 जो डेफिनेशन है खाली जोत का, इसका डेफिनेशन जो है धारा 4 में भी दिया गया है। तो खाली जोत हम किसको बोलेंगे, मान लिया जाए ये एक रैयत का है भूमि, रैयती भूमि जो है वो एक रैयत का है, ठीक है। एक रैयत का रैयती भूमि है और ये इस रैयत का एक भी पुत्र और पुत्री नहीं है, ठीक है। तो इस भूमि को क्या किया जाएगा कि मतलब इसका कोई बाल बच्चा बेटा बेटी नहीं है, तो ये भूमि खाली जोत कहलाएगा, ठीक है। ये खाली जोत कहलाएगा और ये खाली जोत जब हो जाएगा तो इसका जो है बंदोबस्ती कराया जाएगा, बंदोबस्ती कराया जाएगा और किसी अगले रैयत को दिया जाएगा,
ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम खाली जोत, ठीक है। और ये बंजर भूमि तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। बंजर भूमि ऐसी भूमि है जहाँ खेती करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसी जोत को भी बंजर भूमि कहा जाता है। देखिए बंदोबस्ती और जमाबंदी, देखिए ये दो जो टर्म है वो इसका यूज अगले CNT एक्ट में भी किया जा चुका है, ठीक है। और देखिए ये बंदोबस्ती क्या है, मोटेशन, ठीक है। मोटेशन का मतलब ये हुआ कि जिस समय कोई रैयत जो है वो अगर यदि भूमि को लिया है या बदलान किया है या किसी तरह से विनिमय किया है, हस्तांतरण किया है, तो उस समय जो है वो मोटिशन करवाता है कि मैं सरकार को हर वर्ष या जो समय निर्धारित किया गया है उस समय मैं इस भूमि को, मान लिया जाए ये भूमि है, ठीक है, इस भूमि को लिया गया और इसका जो है लगान फिक्स किया गया, लगान फिक्स किया गया, ठीक है, कि मैं हर वर्ष जो है वो इतना, मान लिया 5,000 रुपया लगान के रूप में दूंगा, ठीक है, यानी कि रसीद में तैयार किया गया। और जमाबंदी का मतलब होता है कि हर वर्ष जो है आप जब पैसा जब दे देंगे तो उसमें रसीद मिलेगा, रसीद जिसको कटाना बोलते हैं। तो रसीद जब दिया जाएगा तो मान लिया जाए कि आप 2020 का जो है वो पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है, तो 2020 का पेमेंट किए तो उस समय जो है रसीद दिया जाएगा। तो ये जो पेमेंट कर चुके हैं इसको हम लोग बोलेंगे जमाबंदी, मतलब हिसाब कर चुके हैं, पिछला हिसाब। देखिए जमाबंदी को हम लोग हिसाब से भी कह सकते हैं, ठीक है, हिसाब। और जो मान लिया जाए ये 2019 में भूमि को खरीदा गया और मोटिशन कराया गया कि मैं हर वर्ष 5,000 रुपया दूंगा, तो ये जो है वो बंदोबस्ती कहलाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आगे धारा की। तो 24 धारा तक वहां हो चुका था, अब लोग 25 और 26 ये जो दो धारा है वो रैयत के अंतर्गत ही, जो कि अध्याय 3 के अंतर्गत ही आता है। और अब हम लोग धारा 27 की बात करेंगे कि धारा 27 में क्या है। धारा 27 में है कि बंजर भूमि व खाली जोत, बंजर भूमि व खाली जोत का पट्टे के द्वारा बंदोबस्ती करना। देखिए एक मतलब जब भी मतलब बंदोबस्ती किया जाएगा तो पट्टा दिया जाएगा। पट्टा जो है वो 4 तरह से 4 पट्टा दिया जाएगा। 4 पट्टे में जो है एक उपायुक्त को दिया जाएगा, एक ग्राम प्रधान को दिया जाएगा, एक रैयत को दिया जाएगा, एक जमींदार को दिया जाएगा, ठीक है। ये पट्टा जो है चारों दिया जाएगा। ये धारा 27 में कहा गया है। धारा 28 में क्या कहा गया है आप सभी लिखते जाइएगा। धारा 28 में कहा गया है, धारा 28 में कहा गया है कि क्या सिद्धांत, इसमें कुछ सिद्धांत की बात कहा गया है। सिद्धांत की बात कहा गया है कि अगर यदि कोई बंजर भूमि है या खाली जोत है उसको हम बंदोबस्ती करेंगे तो उसका कुछ नियम या कुछ थ्योरी होना चाहिए, कुछ सिद्धांत होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए इस भूमि को बंदोबस्ती करेंगे तो हम जिस रैयत को हम देंगे इस भूमि को, उसका जो है वो मान लिया जाए बंजर भूमि है, ठीक है, ये बंजर भूमि है, तो वो जितना आबाद कर पाएगा, आबाद का मतलब होता है उपयोग लायक बनाना, ठीक है।
तो आबाद करने की क्षमता को भी देखेंगे और कई तरह से इसमें नियम दिए गए हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उतना और काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो अगला अब हम लोग इसमें कहा गया है कि बंजर भूमि और खाली जोत की बंदोबस्ती के अनुसरण का सिद्धांत, ये चीज इसमें दिया गया है। अब हम लोग अगला बात करेंगे धारा 29। ठीक है, धारा 29 में कहा गया है कि उपायुक्त जब हम कोई बंदोबस्ती करेंगे किसी भूमि का, तो उपायुक्त की सहमति होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जब तक उपायुक्त स्वीकृति नहीं देंगे तब तक किसी भूमि यानी बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती नहीं हो पाएगा। यही चीज इसमें कहा गया है। तो इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। बंदोबस्ती में उपायुक्त का स्वीकृति इसलिए बोलते हैं। देखिए, उपायुक्त हर जगह आप जब भी जॉब करें तो सिविल सर्विस ही करें, जिसमें आपको एक आराम और आपके निर्देश अनुसार जो है वो किसी भी कार्य को संपन्न किया जाए। जब आप आए हैं तो इसका भरपूर अपना योगदान हर चीज में दीजिए। ठीक है, आप लोग जॉब भी करेंगे तो थोड़ा अच्छा जॉब कीजिए, जिससे कि आपके बिना कुछ नहीं हो पाए ऐसा। ठीक है, तो और धारा 30 की बात करें यानी धारा 30 की बात करें तो मान लिया जाए कि ये बंदोबस्ती करना है। ठीक है, बंदोबस्ती करना है, ठीक है, इस भूमि को। तो मान लिया जाए हम सरकार से यानी कि उपायुक्त से आवेदन किया कि सर हमको ये बंदोबस्ती करना है, और आपका उद्देश्य अगर बंदोबस्ती कर एक रैयत करवाएगा बंदोबस्ती। ठीक है, इस भूमि को एक रैयत करवाया, आप सोचेंगे कि इसको 2 टुकड़ा में बांटकर अगले रैयत को ये रैयत दे दे, तो ऐसा जो है वो बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये चीज दर्शाया गया है 30 में, यानी कि बंदोबस्ती के उद्देश्य से भूमि का उपविभाजन, बंजर भूमि का उपविभाजन नहीं किया जाएगा। ये जो है धारा 30 में कहा गया। धारा 31 में भी इसी तरह का है। अब धारा 32 की बात करें, धारा 32 की बात करें अगर यदि इस भूमि का बंदोबस्ती किया गया और किस एक रैयत के नाम पर बंदोबस्ती कर दिया गया। ठीक है, और अगला रैयत जो है इसके नाम पर किया गया। अगला रैयत ये रामू है, ये श्याम है। ठीक है, रामू के नाम पर कर दिया गया और श्याम को ये चीज अच्छा नहीं लगा, तो वो उपायुक्त को जो है वो आवेदन कर सकता है, आवेदन दे सकता है। ठीक है, ये जो है वो धारा 32 में कहा गया है। ठीक है, अब धारा जो है अगला धारा की बात करें अगर यदि हम लोग,
तो धारा 33 में अगर हम लोग बात करें तो धारा 33 में है कि मान लिया जाए इस भूमि को बंदोबस्ती कर दिया गया किसी रैयत के नाम पर, और यह भूमि जो है वो बंजर भूमि है या खाली जोत भूमि है, और तो 5 वर्ष के भीतर अगर यदि 5 साल के भीतर अगर इस भूमि को आबाद लायक नहीं बनाया, कहने का मतलब है कि इसका उपयोग करने लायक नहीं बनाया है, तो उसका जो बंदोबस्ती है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये बहुत VVI है, एकदम VVI है, इसको एकदम हर बार रिपीट भी कर देता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला अब हम लोग अगला धारा की ओर बढ़ेंगे। इसको लिख ले तो बंदोबस्त भूमि को बंदोबस्ती की गई भूमि को 5 वर्ष के भीतर आबाद लायक बनाना। ठीक है, ये हो गया। अब धारा 34 में क्या कहता है, धारा 34 की बात करेंगे अब हम लोग। ये सब जो मैं VVI बता रहा हूँ ये पूछा जा चुका है, हर पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछा जा चुका है, और कई बार जो है वो रिपीट भी करता है क्वेश्चन। तो ये 5 वर्ष वाला जो हमने बताया, धारा 33 जो बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे 34। धारा 34 में हम लोग जानेंगे कि उपायुक्त जो है वो जाहिर थान, शमशान और कब्रिस्तान ये सब के लिए जो है वो उपायुक्त को शक्ति है कि इन सभी चीजों के लिए जो है वो भूमि का बंदोबस्त नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ जाहिर थान है, शमशान है, कब्रिस्तान है, और तो और उन सब भूमि को जो है अलग करना है, अलग रखना है, और उसका जो है बंदोबस्ती नहीं करना है। ठीक है, और बात करें, वीडियो काफी लंबी बन रही है, 1-2 धारा और देख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो ऑफ करेंगे। वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, धारा 35 में जो है वो कहा गया है कि कोई सिंचाई में उपयोग किए जाने वाले जलाशय या धाराएं, कई बार देखते होंगे कि नदियां बहती है या कोई जलाशय है, तो उसका जो है वो बंदोबस्त सरकार नहीं करेगी। ठीक है, तो आज इतना ही, काफी लंबा वीडियो बन चुका है, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा धारा 36 के साथ। 36, और डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। हर वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा जिसमें कि समझ में आ जाए। वैसे तो लिखा हुआ बुक में भी मिलेंगे, लेकिन समझना बड़ी बात होती है, तो समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो थोड़ा पूछ रहे हैं वो थोड़ा घुमा घुमा के देता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है कि धारा 4 में क्या है, धारा 5 में क्या है, धारा 6 में क्या है, ये चीज नहीं पूछता है। उसको मैं कंडीशन डाल देगा कुछ और बोलेगा ये किस धारा से रिलेटेड है या किस धारा में है। मैं VVI क्वेश्चन भी बताऊंगा जब मैं एक वीडियो VVI प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके क्वेश्चन है, या जिस क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकता है, तो वो सब वीडियो को मैं अगले एक वीडियो बना दूंगा।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के लिए, ठीक है। और अगर यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा ये चीज़ आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे हमें साहस बढ़े। तो चलिए, आप हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आज इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलूँगा।